रसोपरासरणी परिकल्पना मतलब केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जो भी लाइक अपन सोचते हैं ना कि ये चीज़ ऐसी हुई होगी, है ना, वी आर नॉट श्योर, हम लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल श्योर नहीं है कि ऐसा होता ही होगा, बट हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा होता होगा, कि ये चीज़ ऐसी हुई होगी और ऐसी चीज़ें हो गई होगी। जैसे अपन क्राइम सीरियल क्राइम देखते हैं तो अपन देखते हैं कि उन्होंने ऐसे सोचते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा, दया कुछ तो गड़बड़ है, लाइक सीआईडी में ऐसा होता है। तो सिचुएशन इज़ दैट कि हमें कंफर्मेशन नहीं होता है, बट हम लोग एक अनुमान लगाते हैं, प्रेडिक्शन होता है। वैसे ही हाइपोथेसिस में अलग अलग वैज्ञानिक जो होते हैं अपनी बातें कहते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसे हो सकता है। तो वैसे ही एक हाइपोथेसिस है जिसको हम कह रहे हैं रसोपरासरणी परिकल्पना। गेटमेंट, देखो हर चीज़ का आपको मीनिंग आना चाहिए। ये परिकल्पना है ना, कल्पना है, मतलब हम एक अनुमान लगा रहे हैं, एग्जैक्टली बात नहीं कह रहे हैं। वही चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लोरोप्लास्ट में एटीपी कैसे संश्लेषित होता है, मतलब किस तरह उनका एटीपी जो है उसका संश्लेषण होता है, कैसे वो सिंथेसाइज होती है। फाइन। सो इस प्रक्रम का वर्णन रसोपरासरणी परिक्रमा द्वारा दिया जा सकता है। मतलब जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, रसोपरासरणी की, ये हाइपोथेसिस के द्वारा हम क्या बता सकते हैं कि जो एटीपी बन रहा है उसका निर्माण कैसे हो रहा है, वो एटीपी बन कैसे रहा है, यही हमें बताना है। तो आपसे पूछा जा सकता है नीट की एग्जामिनेशन में कि हाउ टू यू नो दैट, है ना, तुम कैसे पता लगाओगे कि जो एटीपी है जिसका फॉर्मेशन हो रहा है, जिसका सिंथेसिस हो रहा है, वो कैसे क्लोरोप्लास्ट में होता है, कौन सी हाइपोथेसिस देखी गई है, कौन सी परिकल्पना देखी गई। तो आप बोल दोगे रसोपरासरणी परिकल्पना। गेट इट। श्वसन के भांति ही प्रकाश संश्लेषण में भी एटीपी का संश्लेषण एक झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन प्रवणता के कारण होता है। मैंने आपसे लास्ट जो अपन ने वीडियो देखा था उसमें एक क्वेश्चन आया था लास्ट में, आपको ध्यान हो तो, कि जो O2 बन रहा है, जो प्रोटॉन बन रहा है, वो कहाँ जाएगा, ल्यूमेन में जाएगा या झिल्लिका के बाहर जाएगा, ये क्वेश्चन था। इसी का आंसर आज अपन देखने वाले हैं। ठीक है, आपने तो आंसर नहीं दिया कमेंट बॉक्स में, मुझे नहीं पता अभी तक वीडियो आपके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, और पहुंच गया है तो आप लोगों ने वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन कमेंट मेरे पास नहीं आते हैं आजकल। बहुत कम लोग जो हैं, मुझे नहीं पता पढ़ने में इतना व्यस्त हो या पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो अभी, बट जो चीज़ एक पहले इनिशियल लेवल में मैंने देखी ना, वो अब बिल्कुल फुस है। कुछ कुछ बच्चे ही हैं जो क्वेश्चंस लाते हैं, जो चीज़ों को अभी मतलब वो एक कनेक्टिविटी में है। बाकी बहुत सारे बच्चे तो जो पहले स्टार्टिंग से आ रहे थे वो अब बिल्कुल गायब हो चुके हैं। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक है, बट बच्चों मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी तारीफ़ करो, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि आपको ये टॉपिक आया है कि नहीं आया। मुझे चाहिए कि ये क्वेश्चन है मैम, ये मुझे आंसर नहीं आ रहा है, या मैम मुझे ये बात नहीं समझ में आई है, या मैम ये वाला तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, वो चीज़ मुझे चाहिए। वो चीज़ मुझे अब नहीं मिल रही, तो मेरा इंटरेस्ट ऑफ पॉइंट खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। गेट इट। सो ये क्या बोल रहा है कि श्वसन के भांति ही प्रकाश संश्लेषण में भी एटीपी का जो संश्लेषण है वो एक झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन प्रवणता के कारण होता है। यानी कि हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में कि ये जो ल्यूमेन होता है, ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन भर जाता है। तो हमारा एक क्वेश्चन तो यही हो गया था कि प्रोटॉन कहाँ रहता है, अवकाशिका में रहता है या झिल्ली के पार रहता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, वो अवकाशिका ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन, ये H प्रोटॉन। ठीक है, अब यहाँ पर ये झिल्लिकाएं थाइलेकॉइड की होती हैं। थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में पाया जाता है, ये थाइलेकॉइड के अवकाशिका में पाया जाता है, वी ऑलरेडी नो दैट। यहाँ पर एक अंतर यह है कि प्रोटॉन झिल्लिका के अंदर की और प्रोटॉन झिल्लिका के अंदर की ओर, ये बोल रहा है प्रोटॉन झिल्लिका के अंदर की ओर अवकोशिका ल्यूमेन में संचित होता है। आंसर आ गया हमारा उस वाले क्वेश्चन का। बिल्कुल ठीक है, इसमें हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको, आप ये सोच रहे होंगे ना कि ये चीज़ है ना कैसे आई, एटीपी कैसे बना। अभी मैं आपको बिल्कुल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देने वाली हूँ उस चीज़ का कि कैसे हुआ, ये प्रोटॉन सबमिट कैसे हुए, एक्यूमुलेशन कैसे हुआ, एटीपी कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये मैं सब कुछ बताने वाली हूँ आपको। श्वसन में प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया की अंतरा झिल्ली अवकोशिका में संचित होते हैं। श्वसन के अंदर, रेस्पिरेशन में
प्रकाश संश्लेषण में नहीं। बात का महत्व समझिए क्या कहना चाह रहा है। श्वसन के दौरान तुमसे पूछा जाए कि जो प्रोटॉन है H+ आयन है वो कहाँ है, तो तुम क्या बोलोगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या झिल्ली के अंदर। लेकिन तुमसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो तुम्हें क्या बोलना है, थाइलेकॉइड के ल्यूमिन में। ठीक है, थाइलेकॉइड की अवकाशिका में अंदर वो क्या होते हैं, संचित होते रहते हैं जब इलेक्ट्रॉन ATPase से गुजरते हैं। ठीक है, प्रोटॉन प्रवणता झिल्लिका के आर पार होने का कारण जानने के लिए हमें पुनः उन प्रक्रियाओं को ध्यान देना होगा जो इलेक्ट्रॉन की सक्रियता और उनके परिवहन के समय संपन्न होता है। मैं अभी पढ़ रही हूँ, समझा नहीं रही हूँ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ताकि चरणों को सुनिश्चित किया जा सके जिनके कारण प्रोटॉन प्रवणता का विकास होता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो अ ब स है ये पॉइंट मैं बताऊंगी, इससे पहले मैं खुद समझाऊंगी ताकि आपको चीजें समझ में आए। दिमाग खुले रखो, कान खुले रखो, अच्छे से देखो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यदि तुम्हें ये चीज़ें वापस से समझ में आ गई ना एक बार में, तो दैट मीन्स तुमने पुराने वीडियो देखे हैं अच्छे से। पुराने वीडियो नहीं समझ में आ रहे हैं तो कम से कम ये चीज़ समझने की कोशिश कर लो। ठीक है, ये है ठीक है, थाइलेकॉइड का ल्यूमिन, अवकाशिका। फाइन, अपन ने देखा था कि एक रिएक्शन ऐसे हो रही थी। ठीक है, ये है PS सेकेंड, यहां पर अपने पास आया था H2O टूटा था। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन और O2 था। ये रिएक्शन हमने देखी थी कि ये कहाँ पर होती है, जल का अपघटन। जल का अपघटन हो रहा था, वो किसके लिए हो रहा था, PS सेकेंड के लिए। ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और हमने बोला कि यहाँ पर जल का अपघटन हो रहा है। तो बच्चों, जल का अपघटन हो रहा है तो हमारे पास देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, ये तो यहाँ चले जाएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट इट, यहाँ पर जो प्रोटॉन है उनका क्या, प्रोटॉन जो है वो ल्यूमिन में ही पड़े रहते हैं। प्रोटॉन जो है वो ल्यूमिन में ही पड़े रहते हैं। और ये जो जितनी भी क्रियाएं हो रही है, चक्रीय हो रही है, अचक्रीय हो रही है, उनका क्या कार्य है, वो उनका कार्य है कि इस अवकाशिका में और स्ट्रोमा में, यहाँ पर हम बोल रहे हैं स्ट्रोमा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्ट्रोमा है। इस स्ट्रोमा में भी हमें H प्रोटॉन चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर भी H प्रोटॉन चाहिए, और ये H प्रोटॉन भी यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा तुमने ये एक बार भी नहीं सोचा कि ये H प्रोटॉन जो है, जो अवकाशिका में आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, इनकी ज़रूरत क्या है, वो अभी अपन देखते हैं। फाइन, तो हमने बोला था इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आया, फिर वो PQ के पास गया, फिर हमने बोला साइटोक्रोम B6F के पास गया, फिर हमने बोला PC के पास गया, फिर वापस से हमने बोला कि भैया ये PS फर्स्ट के पास आया, फिर PS फर्स्ट ये FD के पास गया, फिर FD से इसने NADP से NADPH बना लिया था। ये बात हमारी हो गई थी। ठीक है, अब हमने बोला कि ये NADP और NADPH बन रहा है ना। फिर एक और बात हमने बोली कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो क्या होती है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हम यहाँ देखेंगे, CO2 प्लस H2O, और यहाँ पे हम बनाते हैं C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो CO2 से आ रहा है या फिर H2O से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। तो आपको पता है कि ये जो है वो यहाँ पर आ रहा है ना, यानी कि ये वाले H2O से हमारे पास ये वाला H12 आ रहा है। लेकिन अब एक और बात जानने की ये है कि मैम ये जो आपने बताया है ना, ये जो H प्रोटॉन है, हमने यहाँ पर स्ट्रोमा से लिया था ये H प्रोटॉन, ये H प्रोटॉन स्ट्रोमा से लिया था और इसका निर्माण किया था विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ये बात हमें पता है पहले से ही, है ना। और एक बात हम ये भी कह रहे हैं कि मैम हमारे को तो यहाँ पर भी ये मिल रहा है। देखो, जो भी पाथवे फोटोसिंथेसिस के दौरान चलता है उसका ऑल्टरनेटिव मतलब सिस्टम क्या रहता है, एनर्जी का निर्माण करना, है ना। एनर्जी किस रूप में होनी चाहिए हमारे पास, ATP में,
है ना, ये बात हमारी फैक्ट है कि एटीपी में हमें एनर्जी चाहिए। तो जब ये रिएक्शन हो रही है बच्चों, तो इस रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि H प्रोटॉन, जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कम होते हैं, मतलब लोअर से हायर पे जाते हैं, तो प्रोटॉन भी बनता है, ठीक है। और ये प्रोटॉन क्या करते हैं, जहाँ से भी प्रोटॉन बन रहा है वो यहाँ पर अंदर डालते जाते हैं, ठीक है। इस ल्यूमिन में ये H प्रोटॉन जो है बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ से भी प्रोटॉन मिल रहा है, यहाँ से भी प्रोटॉन मिल रहा है। अरे करेंगे क्या इस प्रोटॉन का, है ना बच्चों। देखो तुमने ये देखा होगा इस तरीके से, फाइन। यहाँ पर अपने पास होता है F0, यहाँ पर F1, ठीक है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल ETS है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ से ये जो H प्रोटॉन है वो यहाँ आते हैं, ये H प्रोटॉन यहाँ आते हैं, ये H प्रोटॉन यहाँ आते हैं, ये H प्रोटॉन यहाँ आते हैं। अरे ये H प्रोटॉन आकर के कर क्या रहे हैं बेटा, जैसे ही H प्रोटॉन बाहर आता है, जैसे ही H प्रोटॉन बाहर आता है, ये क्या करते हैं, इधर देखो, तुम्हें इतना नीचे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखो, यहाँ पर से ऐसे ये करते हैं ADP प्लस PI, और ATP का निर्माण करने में ये सक्षम हो जाते हैं। इसी तरीके से हमें पता लगा है कि क्लोरोप्लास्ट में ATP का निर्माण कैसे होता है, NADPH का निर्माण कैसे हो रहा है, ल्यूमिन में जो प्रोटॉन है उसका जो मतलब जो ये इकट्ठा हो रहे हैं, संचित हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, ताकि जब ये बाहर निकलेंगे तो ये ATP का निर्माण करेंगे। और ATP हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि डार्क रिएक्शन, अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए, है ना। डार्क रिएक्शन जो है C3 साइकिल हो गया, फिर हम C4 साइकिल देखेंगे, फिर हम कैम्प पाथवे देखेंगे। तो ये जो पथ है अलग अलग, उसके लिए हमें ATP का रिक्वायरमेंट और NADPH का रिक्वायरमेंट पड़ता है। ये बात क्लियर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, डन। अब देखो नेक्स्ट बात क्या है, अब हमारी बुक में क्या बातें हो रही है ना, हमारी बुक में बातें देखो, फिर तुम इससे बिल्कुल कोरिलेट कर पाओगे। चूंकि जल के अणु का विघटन झिल्लिका के अंदर की तरफ होता है, जल के अणु का विघटन झिल्लिका के अंदर की तरफ, जल के अणु का, कलर चेंज करती हूँ रुको, जल के अणु का विघटन दिख रहा है, झिल्लिका के अंदर है, हमने यही किया है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं अपन। अतः जल के विघटन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन थाइलेकॉइड की अवकोशिका में ही संचित हो जाते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम मैंने यही बात बोली है। अरे भाई, जल के विघटन से जो प्रोटॉन आयन है वो अवकाशिका में ही पड़े रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो काम आ जाता है, लेकिन ये जो प्रोटॉन है वो अवकाशिका में ही प्रेजेंट होते हैं, यही बात हमने बोली है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के माध्यम से, फोटो सिस्टम के माध्यम से गति करते हैं, प्रोटॉन झिल्लिका के पार चला जाता है। और क्या होता है, ये जो प्रोटॉन है ये झिल्लिका के पार चला गया, झिल्लिका के पार चला गया, यही बात बोली हमने भी, हाँ बिल्कुल यही बात बोली है। प्रोटॉन झिल्लिका के पार चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही जो कि झिल्लिका के बाहर की ओर स्थित होता है, झिल्लिका के बाहर की स्थित होता है ना, PS सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है और PS फर्स्ट के लिए भी इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वाहक को स्थानांतरित नहीं करता है, बल्कि एक हाइड्रोजन वाहक को करता है। अभी मैंने बताया ना तुम्हें ये बात, यहां पर देखो मैंने बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन जब देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन तो जब देते हैं, जैसे इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, तो ये एक प्रोटॉन भी बनाते हैं, और ये प्रोटॉन अवकाशिका में डालते रहते हैं, संचित करते रहते हैं, संचित करते रहते हैं, बिल्कुल करते रहते हैं संचित, है ना, हाइड्रोजन वाहक को करता रहता है। यहां तक क्लियर दैट। अब क्या बोल रहा है, अतः इलेक्ट्रॉन प्रवाह के समय ये अणु स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन को ले लेता है, ये भी मैंने बोला है। देखो मैंने सेम टू सेम वही बात बोली है आपको, और यहाँ का जो स्ट्रोमा का प्रोटॉन है वो भी ये ले लेता है, ये भी वो ले लेता है ना, यही बोला हमने भी, हाँ बिल्कुल यही बोला है। अब
जब ये अणु अपने इलेक्ट्रॉन की झिल्ली के भीतरी और स्थित इलेक्ट्रॉन वाहक को देता है तो प्रोटॉन अंदर और अथवा झिल्ली की अवकाशिका में मुक्त हो जाता है। और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहते हैं भाई, PS1 सेकंड से PS1 तक जाता है, फिर वापस से आता है, फिर ये बनाता है रिडक्टिव मतलब NADPH एनर्जी बनाता है। तो ये सब चीज़ें होने से क्या होता है, प्रोटॉन आयन अवकाशिका में इकट्ठा होता रहता है और इकट्ठा होकर के ये बाहर झिल्लिका के चला जाता है। यही बात हमने बोली है बिल्कुल। NADP रिडक्टेड एंजाइम, हमने ये बोला था NADP रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, अब ये सोचो ये वाला जो प्रोटॉन है वो कहाँ से आया, वो आता है बेटा स्ट्रोमा से। मैंने कल भी समझाया था, स्ट्रोमा से ये H+ लेते हैं और ये H+ इससे जुड़ता है और क्या बना लेता है, NADPH विद द हेल्प ऑफ NADP रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम झिल्ली के स्ट्रोमा की ओर होता है ना, स्ट्रोमा की ओर ही होता है। PS फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन गाही आने वाले इलेक्ट्रॉन को NADP को देता है और NADPH बना लेता है, यही हमने बात करी है। FD है ना, FD क्या करता है, स्ट्रोमा से H+ लेता है और एंजाइम की हेल्प से क्या बना लेता है, NADPH+ बना लेता है। ठीक है, अपचेत करने के लिए आवश्यक होता है और ये प्रोटॉन स्ट्रोमा की पीठिका से आते हैं। ये प्रोटॉन जो हमें यहाँ पर ये जो प्रोटॉन मिले हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, पीठिका से आ रहे हैं, यानी कि लैमिला से आ रहे हैं या स्ट्रोमा से आ रहे हैं। ठीक है, अतः क्लोरोप्लास्ट में स्थित स्ट्रोमा में प्रोटॉन की संख्या घटती रहती है। क्यों, ये प्रोटॉन जो स्ट्रोमा में है वो कहाँ चले जाते हैं, ल्यूमिन में चले जाते हैं, ल्यूमिन में चले जाते हैं, हाँ है ना। और ल्यूमिन में प्रोटॉन का संचयन होता रहता है, ल्यूमिन में हो गया, प्रोटॉन का संचयन होता गया। इस प्रकार ये थाइलेकॉइड झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो थाइलेकॉइड की जो ल्यूमिन है इसके बाद क्या है, H+, एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी बन जाती है। ठीक है, और साथ ही ल्यूमिन में pH भी कम हो जाती है। अब इस ल्यूमिन के अंदर क्या होता है, pH घट जाती है, pH क्या होती है, कम होती जाती है। तो हमारे लिए प्रोटॉन प्रवणता इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रवणता टूटने पर ATP का संश्लेषण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। आओ कैसे, प्रोटॉन की प्रवणता टूट रही है, मैंने कहा बाहर निकल रहा है, प्रवणता टूट रही है, pH कम हो रही है, टूटने से क्या हुआ, ATP का निर्माण हो रहा है। यही बात करी हमने, बिल्कुल एज इट इज यही बात करी है, हाँ बिल्कुल यही बात करी है। क्लियर दैट, यहाँ तक समझ में आया। ये प्रवणता इसलिए भंग होती है क्योंकि प्रोटॉन झिल्लिका में मौजूद ATP सिंथेस के पारगमन वाहिका CF0 के माध्यम से, अभी हमने बात करी है, के माध्यम से स्ट्रोमा में गतिशील होता रहता है। इस ATP सिंथेस एंजाइम के दो भाग होते हैं, इसमें एक F0 कहलाता है जो झिल्लिका के अंतः स्थापित होता है और एक पारगमन झिल्लिका चैनल की रचना करता है और झिल्लिका को आर पार प्रोटॉन में विसरण को आगे की तरफ बढ़ाता है। तुम ये डायग्राम समझो, उस लैंग्वेज को छोड़ो। ठीक है, अच्छे से समझो क्या हुआ। यहां पर हमने बोला ये है ल्यूमिन, ये है ल्यूमिन, किसकी, थाइलेकॉइड की ल्यूमिन है। ठीक है, और ये है स्ट्रोमा, यहां पर भी H+ है। ठीक है, हमने बात करी थी कि यहाँ पर जल का क्या हुआ, अपघटन हुआ, जल टूट गया H2O में, H प्रोटॉन यहाँ पर बन रहा है और इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है और ये वापस से कहाँ मिल रहा है, साइटोक्रोम BF6 को, और फिर ये वापस से PC को मिल रहा है और यहाँ दे रहा है। और यहाँ पर देखो NADP और H+ ले रहा है स्ट्रोमा से और NADPH यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि ये अवकाशिका, अभी यहाँ से भी प्रोटॉन अंदर आएगा, यहाँ से भी प्रोटॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन जाएगा अपने लोअर से हायर पे, तो यहाँ पर भी ये देखो प्रोटॉन दिख रहा है, ये देखो प्रोटॉन आ रहा है, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन। अब ये बहुत सारे प्रोटॉन इकट्ठे हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रवणता बहुत ज़्यादा हो गई, प्रवणता बहुत ज़्यादा हो गई। तो हमने कहा कि जो ATP सिंथेसिस है, सिंथेज एंजाइम है, ATP सिंथेज एंजाइम है जो ATP के फॉर्मेशन में हेल्प करती है,
तो यहाँ पे एटीपी सिंथेज है, इसके दो फॉर्म है, एक है CF1 और एक है हमारा CF0। CF0 अंदर की तरफ होगा और CF1 बाहर की तरफ होगा। ये क्या करेगा, ADP से ATP को कन्वर्ट करेगा और प्रोटॉन बाहर निकलेगा, तभी ये रिएक्शन होगी। प्रोटॉन प्रवणता जब टूटेगी वो झिल्लिका से बाहर निकलेगा, तो इससे क्या होगा, एटीपी सिंथेज एंजाइम क्या करेगा, अपना वर्क करेगा और एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, जो कि हमें ये पता लगाना था कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दैट इज द बिग रीजन कि इस वजह से जो है एटीपी का फॉर्मेशन होता है इन द क्लोरोप्लास्ट। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अतः स्थापित होता है, और ये बात हमने बात ही कर ली यहाँ तक। इसका दूसरा भाग अब क्या है, हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई एक भाग जो F0 है वो क्या कर रहा है कि ये क्या कर रहा है, अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ प्रवणता को तोड़ने का प्रयास कर रहा है ताकि विसरण हो सके, ठीक है। अब जो दूसरा भाग F1 है वो क्या कर रहा है, थाइलेकॉइड की बाहरी सतह पर प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा की ओर होता है। मतलब देखो, हमने देखा ये इस तरीके से, ठीक है, ये है थाइलेकॉइड की झिल्ली, ये है स्ट्रोमा, ठीक है। तो यहां पर ये होगा हमारा प्रोटॉन पंप, ठीक है। तो यहां पर ये प्रोटॉन निकलेंगे ऐसे, ये प्रोटॉन निकले, ठीक है, सॉरी ये यहां तक होगा, सॉरी बच्चों, ये यहां तक होगा, ठीक है, ये प्रोटॉन। तो यहाँ पर जो होगा F0 तो होगा यहाँ पर और F1 होगा यहाँ पर, ठीक है। F0 होगा यहाँ पर, F1 होगा, ये होगा अंदर अवकाशिका की तरफ जो विसरण विधि कराएगा और प्रोटॉन को अधिक सांद्रता से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर लेकर जाएगा। मैं भूल जाती हूँ इसलिए भूल गई। और याद कैसे आया, मैंने आपको बताया था कि जब भी विसरण तुम्हें याद रखना हो तो कैसे याद रखना है विसरण हमें, कि भाई जब अधिक सांद्रता होगी, यानी कि किचन में खाना बन रहा है तो खुशबू सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, किचन में होगी, और बाहर रूम में कम होगी, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रोटॉन है, बहुत सारे प्रोटॉन है, तो सांद्रता यहाँ पर प्रोटॉन की अधिक है। ये कम सांद्रता की तरफ जाएंगे तो विसरण विधि होगी, विसरण विधि कराने में कौन हेल्प करेगा, F0। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, एटीपी सिंथेज एंजाइम आएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये रिएक्शन बच्चों बाहर की तरफ होगी। यहाँ पर देखो ADP प्लस PI और ATP का फॉर्मेशन करेगा, कब, जब प्रोटॉन जो है बाहर आ जाएगा झिल्लिका से, तब। तो ये स्ट्रोमा की और ऊर्ध्व के रूप में होता है। देखो ये स्ट्रोमा है, यहाँ की तरफ बाहर की तरफ होगा, और प्रवणता का भंजन, यानी कि जैसे ही प्रवणता टूटेगी उससे ऊर्जा प्रदान करेगी, जिसके कारण एटीपी सिंथेज का कण F1 संरूपण के परिवर्तन में आ जाता है और ADP से ATP का फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे कि एंजाइम ऊर्जा प्रचुर ATP का संश्लेषण कर सके। यही बात मैंने बोली। अब सुनो, रसोपरासरण यानी कि केमियोऑस्मोसिस के लिए एक झिल्ली का एक प्रोटॉन पंप, एक झिल्ली का ये प्रोटॉन पंप, ठीक है, और एक प्रोटॉन प्रवणता और एटीपी सिंथेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो तुम्हारी क्वेश्चन ये हो सकती है कि भाई जो रसोपरासरण वाली परिकल्पना है उसके अंदर तुम बोल रहे हो कि एटीपी का निर्माण हो रहा है, तो एटीपी का निर्माण कैसे हो रहा है, क्या क्या जरूरत है आपको, चाहिए प्रवणता, प्रोटॉन की प्रवणता चाहिए ताकि विसरण हो सके। विसरण विधि कौन करवाएगा, और प्रोटॉन को जब वो बाहर की तरफ भेजेगा तो एटीपी का फॉर्मेशन कौन करवाएगा, एटीपी सिंथेज के दो भाग हैं, F0 और F1। F0 होगा ल्यूमिन के अंदर की तरफ और F1 का होगा स्ट्रोमा की तरफ, ठीक है, ताकि प्रोटॉन जैसे ही बाहर निकलेगा तो ADP का यूटिलाइज करके ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या क्या जरूरत पड़ी हमारे पास, झिल्ली का एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन की प्रवणता और उसी के साथ साथ ATP सिंथेज की आवश्यकता पड़ी इस परिकल्पना के आधार पर। गेट इट। अब नेक्स्ट देखो, प्रोटॉन को एक झिल्लिका के आर पार पंप करने के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है। अब देखो ये जो प्रोटॉन पंप है, ठीक है, ये जो प्रोटॉन पंप है, अब प्रोटॉन आ रहे हैं, ठीक है, तो थाइलेकॉइड ल्यूमिन में एक प्रवणता अथवा प्रोटॉन की उच्च सांद्रता पैदा हो सके। यहाँ पर एनर्जी चाहिए, क्यों चाहिए,
ताकि यहाँ पर प्रोटॉन की उच्च सांद्रता हो सके। फाइन। एटीपी सिंथेस के आसपास एक चैनल अथवा नलिका होती है। एटीपी सिंथेस के पास एक नलिका और एक चैनल होता है जो कि आर पार प्रोटॉन का विसरण करने का अवसर देता है ताकि प्रोटॉन का विसरण इजीली हो सके। ये एटीपी सिंथेस एंजाइम को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा छोड़ता है और यही क्या होता है, ये जो ऊर्जा चाहिए होती है यही क्या होती है, एटीपी की सिंथेसिस के लिए हेल्प करती है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता में उत्पादित NADPH के साथ एटीपी भी स्ट्रोमा में संपन्न होने वाले जैव संश्लेषण में तुरंत उपयोग कर CO2 का स्थिरीकरण करती है। अब क्या होगा देखो, यहाँ छोड़ो, एक और स्लाइड लेंगे, मजा नहीं आएगा ना फिर। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से समझ लेना बच्चों बात। ये है स्ट्रोमा, ये है थाइलेकॉइड। प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होगी, ये प्रकाशिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, यहां पर अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी, हम बात कर चुके हैं। है ना, स्ट्रोमा में क्या होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब यहां से तुम्हें पता है PS सेकंड, PS फर्स्ट। ठीक है, PS फर्स्ट और PS सेकंड में ये काम हो चुका है। अपने पास प्रोटॉन आ चुके हैं, ADP से ATP आ चुका है। ठीक है, यहां पर अपने पास स्ट्रोमा में क्या है, ये रिएक्शन आ चुकी है। मतलब अपन ने प्रकाशिक अभिक्रिया के द्वारा NADPH प्लस भी बना लिया है और ATP भी बना लिया है। अब हमें आपको बताया था जब अप्रकाशिक अभिक्रिया पड़ी थी, तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, प्रकाशिक अभिक्रिया पे डिपेंड होती है। मैंने ये नहीं कहा था कि ये अंधेरे में होती है, रात में होती है, नहीं। हमने ये कहा था कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया के जो दो उत्पाद बन रहे हैं ATP और NADPH, उसी के सहायता से स्ट्रोमा के अंदर अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी तो CO2 आएगा। ठीक है, CO2 कहाँ से आएगा, आपको पता है यहाँ पर प्लांट में क्या है, CO2 का ऑक्यूमुलेशन होता ही है बाहर ह्यूमन स्ट्रोमा से। ये देखो, ये सॉरी स्ट्रोमेटा से भी बाहर से CO2 आ रही है। CO2 ये ग्रहण करेगा स्ट्रोमा। ठीक है, CO2 ग्रहण करेगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये अभिक्रिया अपनी चलेगी। हाँ या ना, तो ये जो प्रक्रिया है अब कौन सी आएगी, अप्रकाशिक अभिक्रिया। और अप्रकाशिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या है, C3 साइकिल, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। एक बस का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें समझाऊंगी कि C3 साइकिल जो है वो कैसे होता है। प्रकाशिक अभिक्रिया भी समझ में आ गई। अभी अपन इसको पढ़ने वाले हैं। डन। अब देखो, ठीक है, यहां तक अपन ने क्या बोला कि ये जो जैव संश्लेषण में जो ATP और NADPH बने हैं उसमें CO2 का स्थिरीकरण और शर्करा का संश्लेषण करने के लिए आवश्यक है। तो हमने क्या बोला कि जो NADPH और जो ATP बनी है इसका जो यूटिलाइजेशन है वो कहाँ बनेगा, अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए शर्करा का क्या होगा, निर्माण होगा और CO2 का स्थिरीकरण होगा। यही चीज हमने बोली। इस तरीके से हमारा ये जो पार्ट है वो क्लियर हो चुका है। अब जब नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि C3 साइकिल कैसे होती है, केल्विन साइकिल में कैसे हमारा जो ये ATP बना है, NADPH बना है, वो कैसे यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक आशा कर रही हूँ कि मैंने समझाने में पूरी कोशिश करी है, आपको भी समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि मैं चेंज कर सकूँ बेटो। इससे अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फिर जल्द ही मिलेंगे अपन नए पार्ट के साथ में, यानी कि केल्विन साइकिल के साथ में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद शॉर्ट ट्रिक्स कि आपको इजीली उसी समय याद हो जाए ताकि कोई समस्या ना आए। जब तक धन्यवाद।